दोस्तों नमस्कार। सीपीआईएम हरियाणा के फेसबुक पेज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम सीपीआईएम के केंद्रीय कमेटी सदस्य और हरियाणा के राज्य सचिव कॉमरेड सुरेंद्र से खास करके त्रिपुरा विधानसभा जो चुनाव है उसके ऊपर एक खुली बातचीत करने जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि त्रिपुरा एक बहुत छोटा सा राज्य है। कुल मिला के 37 लाख के आसपास की उसकी आबादी है और 28,000 वोटर हैं। 28 लाख वोटर हैं और 60 विधानसभा सीट हैं और 2 पार्लियामेंट के सदस्य वहां से चुन के आते हैं। अभी 16 फरवरी को विधानसभा का चुनाव जो है वो होना है। उसकी नामांकन की, नाम वापसी की जो प्रक्रिया है वो सारी पूरी हो चुकी हैं और कुल मिला के 29 महिलाओं समेत 259 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं। 43 सीटों पर सीपीआईएम, जिसके कॉमरेड सुरेंद्र नेता हैं, वो पार्टी भी चुनाव मैदान में है और 2 मार्च को नतीजे आएंगे। यानी कि ये 259 जो उम्मीदवार हैं, इन 259 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वो 2 मार्च को होगा। तो आज के दिन इसी खास विषय के ऊपर हम अपनी चर्चा शुरू करने जा रहे हैं और विषय हमारा है त्रिपुरा विधानसभा चुनाव और उसकी अहमियत। कॉमरेड सुरेंद्र, इस लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। और आपसे पहला सवाल यही है कि सीपीआईएम ने अभी केंद्रीय कमेटी की मीटिंग अभी कोलकाता में आयोजित हुई है और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर देशव्यापी अभियान सीपीआईएम ने चलाने का निर्णय लिया है। सवाल यह है कि चुनाव विधानसभा त्रिपुरा विधानसभा का है तो अभियान देशव्यापी क्यों? देखिए, जैसा कि आपने बताया, त्रिपुरा राज्य बेशक छोटा ही हो लेकिन उसकी राजनीतिक अहमियत बहुत बड़ी है और ये हमारी पार्टी के लिए भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह वो ये कह चुके हैं कि त्रिपुरा का चुनाव हमारे लिए राजनीतिक और वैचारिक महत्व रखता है। एक तो इस मायने में हम ये कहेंगे क्योंकि त्रिपुरा वामपंथ का सबसे मजबूत आधार राज्यों में से एक राज्य है। आजादी के आंदोलन से लेकर के लगातार वहां कम्युनिस्टों की जो भूमिका रही है उसके चलते हुए, और त्रिपुरा राज्य जब से बना है तब से बड़े अंतराल तक वहां सीपीआईएम के नेतृत्व में वामपंथी मोर्चे की सरकार रही है। आज हम जब अभियान की बात कर रहे हैं तो वो एक खास उसकी एक पृष्ठभूमि है। पिछली बार चुनाव जो हुए थे 2018 में विधानसभा के, पहली बार बीजेपी त्रिपुरा के अंदर सत्ता में आई और इन गुजरे 5 सालों में अगर देखें तो 5 तरह के चुनाव वहां विधानसभा के बाद हुए हैं, जिसमें लोकसभा का भी 2019 का चुनाव है, पंचायतों के चुनाव है, नगर पालिकाओं, नगर निगमों के चुनाव हैं। वहां त्रिपुरा के अंदर जो त्रिपुरा ट्राइबल्स ऑटोनोमस काउंसिल है, डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से, उसके चुनाव हैं। कुछ उपचुनाव भी हुए हैं। इन तमाम जो चुनाव हुए हैं जब से बीजेपी सत्ता में आई है उसका एक तथ्यात्मक रिकॉर्ड हमारे सामने है कि पूरे आतंकवादी तौर तरीके अख्तियार करते हुए इन तमाम चुनावों में जोर जबरदस्ती की गई है बड़े पैमाने पर। यह देश के इतिहास में मेरे ख्याल में पहला एक ऐसा राज्य होगा। हालांकि बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में इस तरह के हथकंडे अख्तियार किए गए थे, लेकिन ये बीजेपी तृणमूल से भी ज्यादा त्रिपुरा में उसने ये कांड किया और इन हथकंडों का अख्तियार करते हुए आप ये कहें कि पंचायत चुनावों में 83% सीटें निर्विरोध चुनाव हुआ। बाकायदा ब्रिगेड, मोटरसाइकिल्स की ब्रिगेड, नामांकन पत्र तक जो कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं
वो कार्यालय के सामने खड़े हो जाते, नामांकन पत्र तक उनको नहीं भरने दिए गए, उपलब्ध ही नहीं हुए। कुछ लोग जो नामांकन पत्र दाखिल करने में कामयाब हो गए, उनके घरों पर हमले या धमकियां, उनसे वापस करवाना। कुछ ऐसे भी रहे कि जो चुनाव जीत भी गए तो उनको इस्तीफे के लिए मजबूर कर देना, और इस तरह से पूरा पंचायती चुनाव व्यवस्था के ऊपर कब्जा किया गया। इसी तरह से आप इवन लोकसभा के चुनाव में आप देखिए, खुद इलेक्शन कमीशन ने त्रिपुरा के लोकसभा चुनाव के अंदर 160 बूथों के ऊपर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, जबकि रिगिंग बहुत बड़े पैमाने पे थी। हमें पता है आज के दिन कि खुद इलेक्शन कमीशन की क्या आज विश्वसनीयता बची है। बीजेपी के राज में जब से केंद्र में सत्ता में आई है, तमाम हमारी संवैधानिक संस्थाएं आज उनकी जो स्वतंत्रता है, उनकी निष्पक्षता है, उसको रौंदा गया है। और हमारी शिकायतें जबकि उस समय के ऊपर कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से वहां 1680 के आसपास बूथ हैं पूरे लोकसभा के चुनाव के दौरान। उनमें से करीबन 500 बूथों के ऊपर हमने लिस्ट बना करके दी थी इलेक्शन कमीशन को कि यहां जबरदस्ती कब्जा करके वोटें डाली गई है, उनके प्रमाण दिए गए थे। उसके बावजूद 160 पर करा, लेकिन 160 भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ये प्रमाणित करता है। तो पंचायत, इसी तरह से एडीसी के जो डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव है, नगर पालिकाओं के चुनाव है, हमारे दफ्तरों के ऊपर किस तरह से हमले किए गए हैं। अगर पूरे इस पीरियड के अंदर देखो, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तो हमारी पार्टी और वामपंथी पार्टियों के 667 दफ्तर जलाए गए हैं, तोड़े गए हैं। और हमारे जो जन संगठन है अलग अलग वामपंथी नेतृत्व के, उनके जन संगठनों के दफ्तरों को फूका गया है, तोड़ा गया है। हमारे अपने कार्यकर्ता समर्थक, उनके घर 3500 लोगों के घरों को जलाया और तोड़ा गया है। उनकी दुकानें लूटी गई हैं, उनके खेतों के अंदर जो मान ले वहां पर रबड़ प्लांटेशन का एक काम है, मछली के तालाब हैं, उनको बर्बाद किया गया। तो एक पूरा आतंक का एक वातावरण है। इवन अभी भी, हालांकि अभी भी जब विधानसभा के चुनाव की घोषणा हुई, उसके तुरंत बाद फिर हमले किए गए, और हमारी पार्टी के महासचिव के नेतृत्व में पार्टी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिला, और ये तमाम वारदातों का उनको प्रमाण सहित दिया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा बहुत कुछ छुटपुट कार्रवाई की है, कुछ अधिकारी इधर उधर कुछ बदले गए हैं। तो ये अब हमारा निराधार नहीं है कि सबसे मुख्य बात यह है कि त्रिपुरा में स्वतंत्र और निष्पक्ष भयमुक्त चुनाव करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के समय के ऊपर जिस तरह से इस मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, त्रिपुरा में विशेष तौर पर, क्योंकि वहां इनके लिए जो इनका घोषित है, आरएसएस की, बीजेपी का घोषित है कि कम्युनिस्ट उनके लिए सबसे बड़े वैचारिक तौर पर विरोधी हैं, और इसलिए उनकी अहमियत रखता है कि त्रिपुरा में शाम दाम दंड भेद सब इसका इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से ये किया जाए। तो हमारी प्रमुख ये जो अभियान की मांग है वो ये है कि त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त ये चुनाव करवाए जाए। कॉमरेड, अगला सवाल आपसे ये है कि 25 साल तक आपकी पार्टी का राज वहां रहा, मुख्यमंत्री माणिक सरकार वो लंबे समय तक रहे, और खास करके 10 साल पहले तक बीजेपी का वहां कोई वजूद नहीं था। लेकिन 5 साल पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए तो आखिरकार बीजेपी सत्ता में आ गई। इसका क्या कारण है, ये कैसे सत्ता में आ पाए? देखिए 25 साल ही नहीं, अगर देखोगे तो आप त्रिपुरा जब से पूरा राज्य का दर्जा मिला है त्रिपुरा को 1972 में, उसके बाद से 2 बार कांग्रेस सत्ता में रही है, 1 बार अब बीजेपी है, बाकी 7 बार जो है वो सीपीआईएम के नेतृत्व में वहां सरकार रही है। 25 साल निरंतरता के रहे। उससे पहले एक बीच में 88 से लेकर 93 का एक पीरियड छोड़ दो तो उससे पहले के 10 साल और है। तो लंबे समय तक वहां हमारा शासन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो आपका सवाल है कि कैसे बीजेपी आ गई जिसका वजूद नहीं था, उस सवाल का जवाब आप यहां खोजने में मिलेगा कि हिंदुस्तान के शासक वर्ग, तो बड़े पूंजीपति, कॉरपोरेट्स,
उनकी आज जो एक समय पे कांग्रेस पार्टी जो उनकी मुख्य पार्टी होती थी, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसकी जगह ले ली। और भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह की एक पार्टी नहीं है। वो आरएसएस द्वारा, जो एक फांसीवादी संगठन है, उसके द्वारा एक संचालित पार्टी है जो फांसीवादी है, पूरी निरंकुशता कर, पूरे देश में इसका अपन देखा है। और उसके लिए कम्युनिस्ट और वामपंथी सबसे बड़े निशाने पर है। इसलिए यह बड़े अचंभे की बात थी कि जहां बीजेपी का कोई अस्तित्व तो नहीं था, वहां जितनी कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, कुछ सारी की सारे जितने भी उनका सांगठनिक स्ट्रक्चर था वो सब बीजेपी के अंदर। वो जो श्याम दाम दंड भेद जो इस्तेमाल जैसे और राज्यों के अंदर किया गया, बहुत सारे विपक्षी पार्टियों के चुने हुए प्रतिनिधि या उनके नेता कार्यकर्ता किस तरह से बीजेपी के अंदर तमाम तरह के हथकंडे अख्तियार करके लोभ लालच डर भय जो भी हो सकता था उनका इस्तेमाल करके किया गया। ये त्रिपुरा में उन्होंने ये प्रयोग किया। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो 2013 का जो चुनाव था, जिसमें क्योंकि मुख्य प्रतिद्वंदी हमारी और कांग्रेस की थी, जिस पार्टी के 35% के करीब वोट थे कांग्रेस पार्टी, उसके 2018 के चुनाव में 1.5% वोट रह गया। तो सारा का सारा कांग्रेस, टीएमसी, वो सब उसके अंदर शामिल हो गए। इसके साथ दूसरी बात और है कि क्योंकि त्रिपुरा एक बहुत ही एक संवेदनशील एक राज्य रहा है, वो आदिवासी गैर आदिवासियों के सवाल बार बार खड़े किए, उसके बारे में बाद में आप चर्चा में आएंगे, लेकिन वहां पर पृथकतावादी ताकतों को बढ़ावा देते हुए एक नई संगठन, एक पार्टी खड़ी हुई, आईपीएफटी, जो पृथकता की बात करते थे। उसके साथ बीजेपी ने हाथ मिलाया। जो देशभक्ति की ठेकेदारी बनी प्रवृत्ति है, वहां के लेवल पे उसके साथ उसने गठजोड़ कायम किया। बहुत तरह के उसने ऐसा छलावा जो देश की जनता के साथ भी किया गया, जिसको बाद में जुमला किया कहा गया, खुद अमित शाह ने कहा। तो सारी राजनीतिक पार्टियों को, नेताओं को इकट्ठा करना बीजेपी के साथ एक, दूसरा इसके साथ यह है कि लोगों को भ्रमित करना। और बड़े बड़े ऐसे वादे किए गए कि भाई हम आएंगे सत्ता में तो नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको आप एक मिस कॉल दे देना, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मिलेगी। और 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे कर्मचारियों का, जो वहां लागू नहीं हुआ, कम्युनिस्टों ने नहीं दिया था, हम देंगे, 7वां वेतन आगे लागू करेंगे। इसके साथ ये कहा गया कि किसानों की उनकी आमदन दोगुना, जैसे देश के अंदर कहा गया, आमदन दोगुनी करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था करेंगे, सभी को घर पक्का मकान मिलेगा आपको। तो तमाम तरह के, और कहा कि हर कंस्टिट्यूएंसी में, हर हलके के अंदर एक कॉलेज खुलेंगे, एक एम्स हॉस्पिटल खुलेगा, एक रिम्स हॉस्पिटल खुलेगा, एक त्रिपुरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसके अंदर एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। और इस तरह से लोगों को ऐसे सब्ज बाग दिखाए गए कि जैसे बिल्कुल, ये कोई दो राय नहीं है कि इन तमाम छलाओं के बावजूद भी हमारे और बीजेपी के बीच में वोट का प्रतिशत करीबन 1% था, क्योंकि वहां वामपंथी सरकार ने काम किए हुए हैं इस इलाके के लेवल पे। उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं बाद में, लेकिन फिलहाल के लेवल पे मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये सब हथकंडे और पैसे बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों में, क्योंकि त्रिपुरा के स्तर पर जो एजुकेशन का जो हमने काम किया पढ़ लिख करके, अब जो अलग अलग जगह नौजवान काम कर रहे हैं उनको बहुत तरह की प्रलोभन दिए गए। तो इस तरह से एक आप पृथकतावादी ताकतों को साथ लेना, पैसे का इस्तेमाल करना, लोभ लालच, तमाम तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करता, बड़े बड़े वायदे सब्जबाग दिखा करके लोगों को, तो लोगों को लगा होगा कि भाई शायद 25 साल से लगातार कोई और पार्टी का शासन नहीं है तो इसको बदल कर देख लिया। हाँ, तो इस वजह से है ये बीजेपी एक तरह से लोगों को धोखा देने में कामयाब हो पाई 2018 के चुनाव। आपके सवाल में से ही एक जवाब में से ही एक सवाल निकलता है, मुख्य तौर पर देश के स्तर पर भी और त्रिपुरा के अंदर कांग्रेस जो है मुख्य विरोधी पार्टी रही है। कांग्रेस और सीपीआईएम के अंदर मुख्य मुकाबला रहा है देश की आजादी के बाद, देश के स्तर पर और त्रिपुरा के अंदर देखेंगे तो वहां भी। लेकिन ये जो विधानसभा चुनाव है, क्या सीपीआईएम ने वो जो कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त,
उस नीति को अपनाया है। कांग्रेस के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन आप लोगों ने किया है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या था। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आज त्रिपुरा की जनता जो भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से, इस गुंडा राज से मुक्ति चाहती है। और ये एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि ये लोगों का, त्रिपुरा की जनता का एक दबाव लगाओ, पहली बात कि उनकी भी इच्छा है इससे मुक्त होने का। दूसरी बात इसके साथ ये है कि आज जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, पूरे देश में भी बनी है, जिस तरह का एक निरंकुशता का, हिंदुत्व के नाम के ऊपर हमारे संवैधानिक व्यवस्था को बदलने का है, जो हमला किया जा रहा है जनतांत्रिक अधिकारों के ऊपर, नागरिक अधिकारों के ऊपर, तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, तो इस तरह से वहां जिस तरह से जनतंत्र को मतलब एक तरह से रौंदा गया है, उससे लोग निजात पाना चाहते हैं। और उसके लिए सबसे प्रमुख, मैंने पहले भी बात आपके सामने रखी है कि आज भारतीय जनता पार्टी वो हिंदुस्तान के शासक वर्गों की प्रमुख पार्टी है। एक, दो, वो आरएसएस जो एक फासीवादी संगठन है उस द्वारा संचालित है, तो वो हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा घातक है। जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था, जो हमारे आजादी के बाद हमने जो हासिल की थी, उसको खत्म करना चाहती है। इसलिए हमारी पार्टी कांग्रेस ने भी ये फैसला लिया, जो राष्ट्रीय हमारा अधिवेशन, उसकी भी समझदारी ये है कि आज देश को अगर बचाना है, देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाना है, तो बीजेपी को हराना प्रमुख प्राथमिकता बनती है। और इसके लिए तमाम जितनी भी जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, वामपंथी ताकतें, उन सबको, ताकि भाजपा विरोधी जो वोटें हैं वो बंटने ना पाए, इस आधार पे हमने अपील की त्रिपुरा के अंदर जो भी गैर भाजपा, जो भी ऐसी सेकुलर डेमोक्रेटिक ताकतें हैं, वो सब इकट्ठा होकर के जनता को, त्रिपुरा की जनता को इस गुंडा राज से, इस आतंक से मुक्ति दिलाने में आगे आए। अच्छी बात है कि कांग्रेस ने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। और इस तरह से कोई कांग्रेस के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है, गठजोड़ नहीं है, कोई मोर्चा नहीं है, एक तालमेल है, सीटों का तालमेल है। 13 सीटों के ऊपर कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही है और बाकी जो बची सीटें हैं उनके ऊपर वाम मोर्चे के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 60 सीटों में से तो एक तरह से 47 सीटों के ऊपर वाम मोर्चा और 13 सीटों के ऊपर कांग्रेस है। तो मुख्य लड़ाई है आज के समय के ऊपर, प्रमुख बात है वो पूरे देश के लिए आप कहोगे तो देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाने का, देश की एकता अखंडता को बचाने का है। वही बात त्रिपुरा के अंदर भी है, जनतंत्र की रक्षा का, वहां की जनता को उससे मुक्ति दिलाने का, फांसीवादी ताकतों से, विघटनकारी ताकतों से मुक्ति दिलाने के लिए ये तमाम एक तालमेल कांग्रेस के साथ किया गया है। अगला सवाल कॉमरेड ये है, तो ये जो चुनाव है अभी, इस चुनाव की स्थिति क्या है अभी? दूसरा सवाल ये है कि कौन कौन सी ऐसी वहां पार्टियों के बीच में, कौन कौन सी पार्टी के बीच में मुकाबला है? और इसके साथ ही सवाल ये भी निकलता है कि सीपीआईएम को जो झटका लगा है पिछले विधानसभा चुनाव में, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पे सीपीआईएम दोबारा से सत्ता में आ पाएगी, उभर पाएगी? क्या देखते हैं? देखिए, मतलब अगर जमीनी स्तर के ऊपर आज अगर देखेंगे, चुनाव मुख्य तौर पर वो आज बीजेपी को हराने का चुनाव बन चुका है। और उसमें ठीक है कि बीजेपी के अलावा, मतलब बीजेपी और वामपंथ और कांग्रेस, इसके अलावा मतलब मुख्य आज चुनावी संघर्ष तो इनके बीच में है। लेकिन इसके अलावा भी वहां एक नई पार्टी बनी है त्रिपुरा मोथा के नाम से, जो आदिवासियों के बीच में, क्योंकि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो देश के बंटवारे के साथ उसका भी विभाजन हुआ, और बांग्लादेश जो उस समय का आप पूर्वी पाकिस्तान कह सकते हैं, तो इस तरह से उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से काफी बड़ी संख्या में हिंदू जनसंख्या वो त्रिपुरा के अंदर आई। उसके बाद पाकिस्तान से जो मुक्ति का संघर्ष, जो बांग्लादेश की मुक्ति का जो संघर्ष 1971 के अंदर जो लड़ा गया, उस समय के ऊपर भी अच्छी खासी संख्या में हिंदू पॉपुलेशन आई। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि त्रिपुरा के अंदर आज
वहां के जो बल्कि जो देशज या मूल निवासी कह लो, वो एक समय के ऊपर जिनकी बहुतायत थी, आज वो अल्पमत में है। वो 30% आबादी का है। बंगाली पॉपुलेशन, माइग्रेंट, ये मिला करके वो आज बहुमत बनता है। तो इसको लेकर के बार बार और लगातार एक उनके बीच में एक विभाजन पैदा करना, हिंसा पैदा करना, ये रहा है और इनकी भावनाओं को भुनाने की कोशिशें होती रही है। बल्कि एक समय के ऊपर तो आप कहोगे कि और हमारी हमारी सीपीआईएम की और वामपंथी मोर्चे की सबसे बड़ी अगर उपलब्धि हम कह सकते हैं दावे के साथ, जो एक मॉडल के रूप में, जिसको एक उदाहरण के रूप में पूरे देश को लेना चाहिए, वो है कि पूरा उत्तर पूर्व के जितने राज्य थे, त्रिपुरा समेत, वो सब अशांत राज्य के रूप में, अशांत क्षेत्र के रूप में माने जाते थे। आतंकवाद का, पृथकतावाद का ये प्रभाव था वहां पे। हमने वहां पर ये मॉडल, जो मैं कह रहा हूं उदाहरण के रूप में, तो कि किस तरह से आतंकवाद से, पृथकतावाद से लड़ा जा सकता है, ये मिसाल हमने त्रिपुरा में पेश की, सीपीआईएम के, वामपंथ के सरकार के रहते हुए, कि सिर्फ प्रशासनिक तौर पे नहीं, सिर्फ फौज के दम पे नहीं है। ठीक है कि जो आम जनता की आतंकवादियों से रक्षा करने के लिए आपको पुलिस का, प्रशासन का इसका प्रयोग करना है उनकी रक्षा के लिए, लेकिन साथ ही साथ लोगों का विश्वास जीतना, लोगों के बीच में आपसी सौहार्द को पैदा करना। और वो विश्वास कैसे जीता जाएगा? राजनीतिक तौर पे, वैचारिक तौर पे, अभियान आंदोलन के साथ साथ विकास जरूरी है। लोगों को आपकी राजनीति में भरोसा तभी बनेगा जब उनकी जो शिकायतें हैं वो आप उनकी दूर कर पाएंगे। तो हमने वहां विकास का जो एक अल्टरनेट, एक विकल्प जो दिया, खासतौर पर त्रिपुरा में, जिसमें उन आतंकवादी ताकतों से आम जनता अपने आप को अलग करके, और वहां जहां के ऊपर आर्मी पड़ी थी, जहां स्पेशल आर्मी पावर के तहत, वहां भी त्रिपुरा में भी एक स्थिति ये पैदा हुई कि वो राज्य बना कि जहां से उसको खत्म कर दिया गया। आर्मी के लिए वो जो मणिपुर में अलग, मिजोरम में, नागालैंड में, अलग अलग राज्यों में अभी भी जो मांग, कश्मीर में जो मांग उठती रहती है, वो त्रिपुरा पहला राज्य बना कि जहां से आर्मी के लिए जो स्पेशल पावर्स जो दी गई थी उनको वापस लिया गया और एक शांति का वातावरण स्थापित किया गया। तो जबरदस्त वहां प्रभाव है। तो लेकिन अभी भी इन चीजों को बार बार उठाया जाता है कि ये जो अल्पमत में आ गए हैं लोग, आदिवासी हैं, उनके साथ जैसे कोई भेदभाव है यार उनके विकास के लिए, तो इनको लेकर के आज एक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात की जा रही है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि हम कोई संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जाकर के नहीं, कोई अलग देश की मांग नहीं कर रहे हैं। और हमने कहा भी था उनको कि हम अगर वो वास्तव में त्रिपुरा के लोगों के प्रति उनकी वचनबद्धता है तो आओ मिलकर के हम काम करते हैं और संवैधानिक दायरे के अंदर जो भी संभव हो सकता है, क्योंकि ये सीपीआईएम के नेतृत्व में ही सरकार थी जिसने वहां पर ट्राइबल जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, उनके इलाके के अंदर जो सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए एक अलग से उनकी चुनी हुई, यानी कि राज्य की विधानसभा के नीचे एक क्षेत्र विशेष, उसके लिए अलग से एक ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से वो एक कमेटी, उसका अपना चुनाव होता है, उसका अपना बजट है, वो अपने उसके इलाके के अंदर लगाते हैं। तो वो हमने किया है, उसमें और ज्यादा सुधार किया जा सकता है। तो हमारी उनसे भी अपील है कि भाई आप इसके साथ आए, लेकिन देखते हैं आने वाले समय में क्या आता है। एक वो ताकत चुनाव, तो वहां पर तृणमूल कांग्रेस भी है, वो भी चुनाव लड़ रही है, और इंडिपेंडेंट लोग भी हैं, लेकिन मुख्य तौर पे चुनाव तो पिछली बार भी टीएमसी ने लड़ा था, मेरे ख्याल में 1% भी वोट शायद उनके नहीं आए थे। तो चुनाव तो और भी, तो मुख्य तौर पे मुकाबला ये जो वामपंथ, कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी, इनके बीच में रहेगा। और इसमें मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो आपने पूछा कि क्या तस्वीर दिखाई दे रही है, वो आप अलग अलग से और भी कुछ स्वतंत्र पत्रकार जो जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि वहां पत्रकारों के ऊपर भी हमले हुए हैं, 50 के करीब पत्रकारों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। कोई भी मतलब कोई रिपोर्ट करता है, कोई स्वतंत्र जैसे देश में, तो त्रिपुरा में खास तौर पर है ऐसा हुआ, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के, वामपंथियों के, कांग्रेस के भी, दूसरे पार्टियों के भी पत्रकारों के ऊपर भी हमले हुए हैं। जितने भी आज वहां नीचे से रिपोर्ट है वो बता रही हैं कि लोग वामपंथी मोर्चे की सरकार को याद कर रहे हैं।
और वो कह रहे हैं हमसे धोखा हुआ है और हम इससे मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि त्रिपुरा एक बहुत ही जो एक जिसको बोलते हैं ना, एक ऐसा घिरा हुआ राज्य है जहां कोई यातायात के साधन भी ढंग से नहीं है। 3 ओर से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मतलब आपको अचंभा होगा कि जब देश आजाद हुआ, देश के आजादी के साथ देश का बंटवारा हुआ, तो जब देश की आजादी से पहले अगरतला जो राजधानी है त्रिपुरा की, उससे कलकत्ता का रोड से रास्ता 350 किलोमीटर का था। रास्ता सड़क से अगर जाओ 350 किलोमीटर का था। लेकिन देश का बंटवारा हुआ तो वही आज कलकत्ता पहुंचने के लिए अगरतला से 1750 किलोमीटर चलना पड़ता है। इतना लंबा हो गया। वहां रेल की लाइनें तक नहीं थी। मतलब राजधानी, राज्य की राजधानी, उसमें 2016 में जाके बार बार हम वहां हमारी सरकार मांग करती रही, आंदोलन करती रही, तब जाकर के 2016 में अगरतला के अंदर ब्रॉड गेज की एक रेल लाइन 19 में जाकर ऑपरेशनल हुई। तो रेल नहीं है, एक ही रास्ता है जो आसाम को, जो देश से जोड़ता है। इस तरह से वहां कोई औद्योगिकरण बड़ा नहीं है, खेती के ऊपर आधारित है। लेकिन उस खेती बाड़ी के अंदर भी हमने पहली सरकार आते ही वहां सबसे पहला काम किया था, क्योंकि राजशाही थी, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, जमीन जोतने वाले को, जोतदार किसानों को जमीनों का मालिक बनाया गया। ट्राइबल लोगों में आज पूरे देश में फॉरेस्ट जो राइट एक्ट है उसके तहत टॉप पर है त्रिपुरा, जहां बाकायदा लाखों, 1.25 लाख के करीब लोगों को उनको जमीनों के पट्टे दिए गए थे। तो वो आज भी लोगों को याद है। और शिक्षा के मामले में वहां सरकारी स्कूलों का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो किया, उसके आधार पर त्रिपुरा में केरल के साथ दूसरा स्टेट बना, 100% लिटरेसी का, साक्षरता का, साक्षर राज्य बना। त्रिपुरा वो राज्य बना जो सबसे गरीब होते हुए, पिछड़ा होते हुए भी, आइसोलेटेड, अलग थलग पड़ा हुआ भी, जहां सब संसाधन नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को जो हमने विकसित किया था, उसके आधार पर जो देश का औसत पैमाना है उससे वहां बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, इनमें मतलब जो नेशनल एवरेज से आधे से भी कम त्रिपुरा है। तो ये सारी चीजें लोग आज याद कर रहे हैं और वो अपने कह रहे हैं कि हमसे ये एक धोखा हुआ है, हमें लूटा गया है, झांसा दिया गया है, और जुमलेबाजों को हराओ, ये लोग बोल रहे हैं, जुमलेबाजों को। तो इस तरह से निश्चित है, अगर चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त होते हैं तो त्रिपुरा के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, जो मैं आज आपके सामने रखता हूं। अंतिम सवाल की तरफ हम बढ़े। हमारे एक दर्शक का भी एक सवाल आया है, वो भी उसके अंदर कवर होएगा। हमारा दर्शक जो है वो बोल रहा है कि मनरेगा वहां पे शहरों में भी थी और टॉप पर थी। विधानसभा चुनाव से पहले देश के अंदर मतलब 97 दिन की औसत आ रही थी। मैं अग्रिम बधाई भी दे रहा हूं मैं आपको, आपने जो उम्मीद जताई है कि विधानसभा में सीपीआई जीतेगी इस बार। और सवाल ये है अंतिम, आज मनरेगा की स्थिति क्या है, वही मैं आपको बता रहा हूं। अगर वही है, मैं जो कह रहा था, लोग याद करें, त्रिपुरा 7 साल तक देश में टॉप पर है मनरेगा को लागू करने में, जिसका औसत आपने बताया 92-97 दिन का औसत, 100 दिन का मनरेगा के तहत शहरों में भी लागू किया, एक कार्ड होल्डर, उसके तहत वहां मनरेगा को लागू किया गया और 100 दिन, 92-97 दिन का प्रति कार्ड होल्डर हम रोजगार दे पाए। आज बीजेपी के राज में क्या हुआ, जो मोदी कहता था ना मनरेगा की तो मैं वो बनाऊंगा स्मारक, तो त्रिपुरा में वो स्मारक बनाया है। 8 दिन का काम प्रति कार्ड होल्डर नहीं, प्रति पंचायत की औसत है मनरेगा में, प्रति पंचायत 8 दिन का औसत है आज बीजेपी के शासन के चलते। और जो हमने उस समय के ऊपर जो मांग करते हैं, पूरे देश में मांग करते हैं कि मनरेगा की तर्ज के ऊपर शहरी मजदूरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी इस तरह के रोजगार की गारंटी, तो लागू किया, जैसे केरल ने लागू किया, त्रिपुरा ने
अंतिम सवाल आपसे ये है कि क्या बीजेपी सत्ता में इस बार आप आते हैं तो वैकल्पिक जो नीतियां हैं जिनको लागू करने की बात सीपीआईएम करती है, तो वो वैकल्पिक नीतियां कैसे लागू करेंगे सीमित संसाधनों के अंदर, और क्या है वो वैकल्पिक नीतियां जनता की दृष्टि से? देखिए, ये हम पहले भी कहते रहे कि किसी भी राज्य की संसाधनों के लेवल पर एक सीमाएं हैं, और अब तो बीजेपी के सत्ता में आने के बाद तो और ज्यादा कोशिश की जा रही है केंद्रीयकरण करने की, सारी शक्तियों को केंद्र के हाथ में लेने की। इसके बावजूद भी जैसे केरल में हमारी वामपंथी जनवादी मोर्चे की सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद जो उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल कहां होना है, प्राथमिकता के आधार पर वो करके दिखाया, और वो हमने त्रिपुरा में भी पहले करके दिखाया है। तो उसमें पहली बात तो यही है कि जो लोगों के लिए जो हमने तो शुरुआत जहां से की थी, सबसे पहला है मानव संसाधनों का विकास शिक्षा के स्तर पर। वो शिक्षा का, सार्वजनिक स्वास्थ्य का, रोजगार का, मनरेगा के लेवल पर, ये अब वहां स्पष्ट हमने कहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम थी, वहां पे नई पेंशन स्कीम लागू की, हमारे फिर दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, जो खाली भर्ती होगी स्थायी तौर पे। और सबसे ज्यादा बात ये भी है कि जो यहाँ जो ठेके पे, कच्चे पे, इस पे कर रहे हैं, अब सब वहां एजुकेशन में जो हरियाणा में चलाया है उन्होंने, यह योजना मॉडल संस्कृति स्कूल, और उसके अंदर फीस लगेगी, चिराग योजना, ऐसे ही वहां एक नया कॉलेज नहीं खुला, एक नया स्कूल नहीं खुला, लेकिन सरकारी स्कूलों के अंदर फीस की व्यवस्था शुरू कर दी। ये सब का, और वो त्रिपुरा था बंगाल का ना पड़ा वामपंथी सरकार का, जिसने कॉलेज लेवल तक एक तरह से फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की थी। तो उसको दोबारा से हम लागू करेंगे। ये जो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार का कानून है, उसको लागू करते हुए सबके लिए शिक्षा का। दूसरी बात इसके साथ यह है कि वो जो कृषि पर आधारित राज्य है, वहां हैंडीक्राफ्ट का काम है, हमने कॉपरेटिव्स वगैरह तैयार करके एक सिलसिला शुरू किया था। गवर्नमेंट ने वहां पर रबड़ प्लांटेशन का और कई तरह के कार्य करते हुए प्रोक्योरमेंट, यानी कि सरकारी खरीद, मार्केटिंग की व्यवस्था, जो आदिवासियों को जिस तरह से लूटा जाता था बाजार में, तो इस तरह से जो केरल के अंदर भी जो कॉपरेटिव का, सहकारिता का प्रयोग हमने करते हुए वहां किसानों को, जैसे बाकी देश के अंदर जिस समय के ऊपर 1869 कितना प्रति क्विंटल चावल का दाम मिल रहा था, वहां 2769 रुपए मिल रहा था। ये हमने किया है। ऐसे ही त्रिपुरा के लेवल पर इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। तो इन तमाम क्षेत्रों के स्तर के ऊपर ये हमारी आज सिर्फ ऐसा नहीं कि उनकी तरह जुमलेबाजी करें, ये ट्रैक रिकॉर्ड है, इतिहास गवाह है। आज भी जहां हमारी सरकार है वहां हमने करके दिखाया है, और इस पर लोग भरोसा करते हैं। त्रिपुरा के लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई हमने जो कहा है वो उनको मालूम है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं, जो कर नहीं सकते वो ये कहते नहीं। हम कहते वही है जो हम कर सकते हैं। केरल का जो मॉडल है, केरल की भी चर्चाएं पूरे दुनिया के स्तर पर रही है, खास करके कोरोना काल के अंदर। और अभी भी हम एक जगह पढ़ रहे थे, मतलब वहां असंख्य खास करके जो खेती है मजदूर है, उनको 750 रुपए के आसपास मजदूरी दी जा रही है। और कोरोना काल में खासकर प्रवासी जो मजदूर थे ना, मतलब बाकी राज्यों के अंदर काफी दुर्गति उनकी हुई, और केरल में उनको गेस्ट श्रमिक का दर्जा मिला है, मेहमान मजदूर का दर्जा मिला है। तो उस दृष्टि से, और अभी जो देश की बाकी जो जनता है उसकी क्या भूमिका हो सकती है त्रिपुरा के चुनाव में, ये भी एक सवाल इसके साथ। सबसे बड़ा तो मामला ये है कि देश की जितनी भी जागरूक जनता है, जनतंत्र प्रेमी जो लोग हैं, ताकतें हैं, संगठन है, पार्टियां हैं, उन सबको आज जो भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए कि वहां गारंटी की जाए कि त्रिपुरा में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त हो सके। सबसे बड़ा सवाल ये है। जगह जगह से आवाज उठनी चाहिए कि हर हालत में गारंटी की जाए कि वहां धिंगा दसोड़ी, गुंडागर्दी और ये जो मोटरसाइकिलों का काफिला बना करके जिस तरह से किया गया है, इसको रोका जाए, और लोग जिस तरह से पहले एक उत्सव की तरह से चुनाव में भाग लेते थे वो हो सके। यही एक करने की बात है, आज आवाज उठाने की। दूसरा इसके साथ यह कि अगर संभव हो तो अपनी एकजुटता के प्रति त्रिपुरा के वामपंथी मोर्चे के लिए आप जितना कोई वित्तीय मदद अगर दे सकते हैं तो वो भी उनके लिए आज बड़ी मदद होगी। एक पक्ष है। बाकी जहां तक आपने केरल का इनका
का सवाल रखा है, देखो ये जो बीजेपी वालों की इनकी तो राष्ट्रभक्ति ना वो झूठी है, फर्जी है, और वो प्रमाणित हुआ, कोरोना में भी प्रमाणित कर दिया कि बिना किसी तैयारी के, बिना किसी योजना के, बिना किसी प्रबंध के किस तरह से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को, खासतौर पर प्रवासी मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था, और लोग सड़कों पर किस तरह से तपती धूप में गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चों के, बुजुर्गों के अपंग अपाहिज कैसे गए हैं, कटे हैं, मरे हैं, और वहां एक राज्य ऐसा देश के अंदर, यह है जो कम्युनिस्टों का असली जो मानवता का प्रेम का जो अगर सार कहेंगे, ये है वो वास्तविक जो देशभक्ति है जो हमने आजादी के आंदोलन से लेकर के आजादी के बाद भी जो हमने प्रमाणित की है कि वो केरल के अंदर ये हमारे प्रवासी नहीं है, ये हमारे मेहमान है, और उनके लिए ना सिर्फ रुकने ठहरने का, जिनके पास किराया नहीं बचा था, रुकने ठहरने की व्यवस्था की गई, खाने की व्यवस्था की गई, उनके टेलीफोन चार्ज करवाए गए ताकि घर में बात हो सके, उनके एंटरटेनमेंट की ताकि कोई तनाव ना बने, मानसिक अवसाद ना पैदा हो, तो मनोरंजन की व्यवस्था, ये सब किया गया। और ये कोई एक दिन का किया हुआ नहीं, जैसे मैं त्रिपुरा की बात कर रहा, ऐसे केरल में थी, क्योंकि सबसे पहली सरकार केरल के अंदर भी वो कम्युनिस्ट सरकार बनी थी, गैर कांग्रेसी पहली सरकार देश के अंदर बनी तो केरल के अंदर बनी। क्यों हो पाया? वो हो पाया है कि जो आजादी के आंदोलन के अंदर जो बात उठी थी कि भूमि सुधार हो, जमीन जोतने वाले को मिले, वो लागू किया गया केरल में, जमीन जोतने वाले को बांटी गई, और इस आधार के ऊपर वहां जो जातिवाद प्रथा थी, जो इतना जबरदस्त भेदभाव था, उसकी जो जड़ें थी उसको काटने का काम किया। उसके साथ ही शिक्षा का अभियान चलाते हुए, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन, सरकार ने मिलकर के, स्वास्थ्य की, ये ढांचे को एक दिन में नहीं खड़े हुए। जो टेस्ट में आया, जो परीक्षण में आया, जो जांच में आया कोरोना के समय पे, वो अचानक नहीं हुआ। हालांकि कोरोना के आने से पहले अतिरिक्त तैयारियां की गई, लेकिन उससे पहले ये ढांचे खड़े किए गए थे। और सिर्फ सरकार ही नहीं, सरकार के साथ साथ नीचे जो पंचायती राज व्यवस्था तक जो स्ट्रक्चर लागू किए गए, लोगों की भागीदारी, ये हमने कायम किया है केरल के अंदर। यही ताकत बनी थी हमारी त्रिपुरा के अंदर कि कैसे विकास के कार्यों में जो सत्ता सिर्फ राजधानी से नहीं चलेगी, सत्ता लोगों के हाथ में दी जाए, लोगों को उसमें शामिल किया जाए। ये उसकी दम के ऊपर केरल एक मॉडल के रूप में पूरी दुनिया में ये स्थापित कर पाया। क्राइसिस के समय पर, आपदा के समय पर पूरी दुनिया ने उसकी सराहना की है, तो इस वजह से हो पाया। यही है वो विकल्प का रास्ता जो पूरे देश में भी लाना चाहते हैं। शुक्रिया कॉमरेड सुरेंद्र, आपने आज इस चर्चा के अंदर भाग लिया, और आप सभी दर्शकों से भी यह अनुरोध है कि ये जो खुली चर्चा है, लाइव चर्चा जो हमने की है, खास करके त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव को लेकर, इसमें आप जो संभव मदद कर सकते हैं इस चुनाव के अंदर, पैसे से, आर्थिक दृष्टि से, वो आप लोग वो करें, और ना केवल आर्थिक दृष्टि से, बल्कि ये जो चर्चा है पूरी, जिस चर्चा के अंदर एक वैकल्पिक रास्ता देश को दिखाने की का प्रयास सीपीआईएम का है, इस चर्चा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सीपीआईएम हरियाणा का जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करें। शुक्रिया, मांग करें कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो वहां पर। ठीक।